नमस्कार, मैं अजयपाल सिंह MDM ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय का एक ऐसा टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि BA द्वितीय वर्ष के अंदर लागू होता है। BA द्वितीय वर्ष में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आज अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये जो क्लास है BA द्वितीय वर्ष के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज अपने BA द्वितीय वर्ष की जो पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य द्वितीय वर्ष के अंतर्गत ये प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका अपने अध्ययन करेंगे। MDM ऑनलाइन क्लासेस को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। तो अपने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज, जो कि केशव दास के द्वारा लिखित रचना है। सबसे पहली जो आपकी यूनिट है, इकाई है, उसमें केशव दास जो आचार्य कवि हुए हैं उनको आज अपने पढ़ेंगे। तो चलिए अपने अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने जो आज पढ़ना है वो क्या है, सब्जेक्ट अपना उसको नोट कीजिए। आज अपने हिंदी साहित्य के बारे में, किसके बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में अध्ययन कर। तो अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो हैं केशव दास। तो आज अपने केशव दास को पढ़ेंगे। केशव दास के बारे में सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे और उसके बाद अपने केशव दास की जो रचनाएं हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में उसको भी अपने पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत ये जो टॉपिक है केशव दास, ये है BA पार्ट सेकंड में। तो BA पार्ट सेकंड का ये पार्ट जो है अपना टॉपिक है, और किताब जो है आपकी उसका नाम क्या है उसको भी नोट कर लीजिए, रीतिकालीन काव्य। उस पाठ्य पुस्तक अपना आज का जो टॉपिक है उसका अध्ययन अपने करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, फिर से मैं आपको बता दूं कि अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य की है, उसमें अपने रीतिकालीन काव्य जो है पाठ्य पुस्तक, उसमें से अपने ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, आचार्य जो हुए हैं केशव दास। इनके बारे में सबसे पहले हम केशव दास जी के बारे में पहले उनका परिचय प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, कवि परिचय। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में आप नोट कीजिए कवि परिचय। कवि परिचय के अंतर्गत हमें क्या नोट करना है, सबसे पहली बात है इनका जन्म कब हुआ था। केशव दास जी जो एक महान कवि हुए हैं, महान आचार्य कवि हुए हैं, इनका जन्म कब हुआ, संवत 1618 में। कब हुआ था, संवत 1618 में। हमारे संवत याद नहीं होता है, तो आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि यदि आपके संवत याद ना हो तो हम सन भी लिख सकते हैं। सन लिखना है लेकिन सही लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, संवत यानी विक्रमी संवत से जुड़ा हुआ है, और सन अगर आपने करना है इसको, यानी इसका सन बनाना है, तो आप सन कैसे बनाओगे, इसके अंदर आप 57 कर देना है, यानी 57 आपको इसके अंदर जोड़ देना है। तो अगर आप जन्म बताना चाहते हो संवत में तो फिर तो है 1618, और यदि सन बताना चाहते हो तो क्या बनेगा, बन जाएगा, इसको अपने चेक करना है। तो ये बन जाएगा 1675। तो 1675 बन जाएगा। अगर सन बताओगे तो क्या बताओगे, 1675। तो केशव दास जी का जन्म संवत में 1618 और वैसे सन में बताओगे तो 1675 बन जाएगा। अब दूसरी बात क्या होती है, कवि की मृत्यु, यानी केशव दास जी की मृत्यु यदि है, वो पूछा जाए, एक प्रश्न आ जाए कि केशव दास जी के बारे में नोट लिखिए, तो तब हमें इनके जन्म के बारे में, इनकी मृत्यु के बारे में पता होना चाहिए। तो मृत्यु कब हुई थी, अगर संवत की बात करें, अगर संवत की बात करें तो संवत तो था 1680, संवत 1680, और सन मैंने आपको बता ही दिया है। सन के लिए हम क्या करेंगे, जो संवत होता है उसके अंदर हम क्या कर देंगे, 57 जोड़ देंगे। तो इसके अंदर यदि आप 57 जोड़ोगे, 1680 प्लस क्या करना है आपको, 57 करना है, तो जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा, 7, 8 और 5 13, इसके बाद 6, 1 7 और इधर आपका 1, यानी कि अगर सन में बताओगे तो क्या बनेगा, 1737 में इनके मृत्यु हुई थी। तो चलिए कवि परिचय में सबसे पहले क्या लिखा, जन्म लिखा, उसके बाद हमने मृत्यु लिखी। इसके बाद ये बात आएगी कि जो ये जो कवि हुए हैं या फिर केशव दास जी के जो वंशज थे वो कहाँ के थे, केशव दास खुद कहाँ के थे, केशव दास जी के वंशज कहाँ के थे, वो हम परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। कहा जाता है कि केशव दास जी ब्रज भूमि से
ब्रजभूमि से निवास करने वाले थे। तो ब्रजभूमि अगर अपने कहें तो अपने राजस्थान के अंतर्गत भी है। डीग भरतपुर के अंतर्गत जो इलाका है, जो क्षेत्र है, वो ब्रजभूमि का क्षेत्र है। और वैसे इनको बताया जाता है कि ये ब्रजभूमि के अंदर निवास करते थे। और राजस्थान के अंदर अगर अपने कहें डीग भरतपुर, कहां पर है डीग भरतपुर, इस इलाके के अंतर्गत इनके वंशजों ने निवास किया था। उसके बाद बात आती है ये कहां पर है, दिल्ली आगरा मार्ग, उसके अंतर्गत ये जो है डीग भरतपुर जो है बताया वो आता है। अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गांव, तो गांव का नाम है कुम्हेर, कुम्हेर गांव के अंतर्गत, तो ये क्या है, गांव का नाम है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिए, कुम्हेर गांव के अंतर्गत इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अब अपने आगे चलते हैं। केशवदास जी को जो कवि है आपने पढ़ लिया है अब तक कि इनका परिचय, जन्म कहाँ हुआ, इनके वंशज थे या ये जो कहाँ के निवासी थे, ब्रज निवासी थे। डीग भरतपुर जो ब्रज का क्षेत्र आता है वहां के दिल्ली आगरा मार्ग पर कुम्हेर गांव के निवासी थे। अब अपने इनको नेक्स्ट जो है अगला परिचय इनका प्राप्त करेंगे। उस परिचय के अंतर्गत हमने क्या प्राप्त करना है कि इनके जो वंशज थे, इनके जो वंशज थे उनके बारे में देखिए। जो वंशज हैं वो किसके आश्रय में थे, आपको पता है कि जो कवि लोग हैं वो किसी ना किसी राजा के आश्रय में रहे हैं। तो इनके जो वंशज थे उनके बारे में अपने अध्ययन करने जा रहे हैं, वंशज के बारे में। तो वंशजों के बारे में बता दें कि जो मैंने बताया कि अभी रहने वाले कहाँ के थे, ब्रज के अंदर, और राजस्थान के दिल्ली डीग जो आपको बताया कुम्हेर गांव, वहां के रहने वाले थे। और इनके वंशज राजा रुद्र प्रताप और शाह नरेशों के आश्रय में रहे हैं। किसके, राजा रुद्र प्रताप, राजा रुद्र प्रताप, या कहें कि और शाह नरेश, नरेश क्या होता है, राजा ही होता है। तो इनके आश्रय में इनके वंशज रहे हैं। ये जानकारी क्यों प्राप्त कर रहे हैं हम, इसलिए प्राप्त कर रहे हैं ताकि हमें कवि का पूरा परिचय प्राप्त हो सके। भी कहां से केशवदास जो आए हैं, पीछे इनके वंशज किनके आश्रय में थे, राजा रुद्र प्रताप के आश्रय में थे जो कि और शाह नरेश थे। उसके बाद एक बात और भी आती है कि इनको ये माना जाता है कि जो इनके वंशज थे वो क्या थे, संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। प्रकांड पंडित का मतलब है बहुत बड़े विद्वान थे। तो ये भी ध्यान में रखना है कि इनके जो वंशज हुए हैं वो संस्कृत के प्रकांड पंडित माने गए हैं। कहने का मतलब संस्कृत के अंतर्गत जो उनका महारत थी वो बहुत ज्यादा हासिल थी। अब अपने इसको आगे करते हैं कि ये जो हमें उल्लेख मिला है कि इनके वंशज राजा रुद्र प्रताप के आश्रय में थे और शाह नरेशों के आश्रय में थे, और ये संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, ये कहां से पता चलता है, ये पता चलता है हमें कवि प्रिया से। कवि प्रिया रचना किसकी है, कवि प्रिया रचना केशवदास जी की है। तो कवि प्रिया रचना से हमें ये पता चलता है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, कवि प्रिय रचना से हमें ये पता चलता है। अब अपने चलते हैं कि केशवदास जी खुद किनके आश्रय में रहे। तो केशवदास इनके आश्रय में रहे, ये भी नोट करेंगे। केशवदास जी जो आश्रय में रहे थे वो रहे थे महाराजा इंद्रजीत सिंह के। किनके, महाराजा इंद्रजीत, महाराजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में रहे थे। और ये भी क्या थे, ओरछा नरेशी थे, ओरछा क्षेत्र से रहने वाले थे। महाराजा इंद्रजीत के एक बड़े भाई थे, उनका नाम क्या था, महाराजा इंद्रजीत के बड़े भाई, उनका नाम था राम शाह, राम शाह। तो ये राम शाह नाम मैंने आपको क्यों नोट करवाया, क्योंकि जिस समय राम शाह थे उस समय के लगभग अकबर और जो केशव इनका समय था, तो अकबर के समकालीन थे। तो राम शाह इंद्रजीत जी से बड़े थे, लेकिन इंद्रजीत जी के आश्रय में केशवदास जी रहे और उनके काल में ही इन्होंने अपना जो लेखन कार्य था वो प्रारंभ किया था। लेकिन राम शाह भी इनसे प्रभावित थे और राम शाह हमेशा इनको क्या देते थे, सम्मान देते थे। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है
कि इंद्रजीत जी के आश्रय में रहे कौन? केशवदास। और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? रामशाह था। अब मैं कुछ और नाम बता रहा हूं आपको, क्योंकि केशवदास अगर अपने कहें किस समय थे? अकबर थे, जब क्या थे? अकबर के समकालीन थे। और अकबर और इंद्रजीत जी के बीच एक बार क्या हुआ? झगड़ा हो गया। इनके अंदर क्या हो गया? एक बार झगड़ा हुआ, और उस झगड़े को निपटाने वाले कौन थे? केशवदास थे। इन्होंने अपनी चतुरता से उस झगड़े को निपटाया था। इसीलिए केशवदास जी का बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। और सम्मान करने वालों में और कौन थे? वीर देव सिंह, और इनके आगे चरित है जो एक रचना है इनकी, इसलिए इनके आगे चरित भी लगाते हैं। ये ध्यान रखना, वीर देव सिंह चरित थे, वो भी इनका सम्मान करते थे। और ये भी कौन थे? ये कंटिन्यू आगे से आगे महाराजा बन रहे थे। इंद्रजीत जी के बाद वीर देव सिंह चरित जो मैंने नाम लिखा वो बने थे। उसके बाद कौन आए? रतन सेन। कौन आए? रतन सेन। इसी प्रकार चंद्रसेन। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि केशवदास जी ने किसी एक राजा के आश्रय में काम नहीं किया। इंद्रजीत जी के बाद वीर देव सिंह चरित, रतन सेन और चंद्रसेन, इनके आश्रय में भी इन्होंने काम किया है। तो इसके अलावा अमर सिंह का नाम भी लिया जाता है, अमर सिंह भी थे, वो भी थे। अब अपने केशवदास जी के बारे में और क्या जानेंगे? केशवदास जी को माना जाता है कि केशवदास क्या थे? भामा, दंडी और उद्भट। ये कौन थे? भामा, दंडी, उद्भट तय है यहाँ पर। भामा, दंडी, उद्भट ये कौन थे? ये भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, भामा, दंडी और उद्भट। इनकी परंपरा के माने जाते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। किनकी परंपरा के हैं केशवदास? भामा, दंडी और उद्भट, इनकी परंपरा के माने जाते हैं। अब बात आती है केशवदास जी ने जो भाषा इस्तेमाल की थी काव्य के अंदर, इनकी काव्य भाषा कौन सी थी? वो थी ब्रज भाषा। काव्य भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। यानी कि उनकी रचनाएं जो लिखी हुई हैं वो किस भाषा में लिखी हुई हैं? ब्रज भाषा के अंतर्गत लिखी हुई हैं। तो आगे थोड़ा सा और परिचय, उसके बाद हम जो आज का जो कविता है, टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले कवि परिचय होता है, तो कवि परिचय में हमने इतना जान लिया, तो नेक्स्ट अपने थोड़ा सा परिचय और है, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब अपने क्या पढ़ना है? केशवदास जी के बारे में पढ़ लिया कि किस परंपरा के रहे हैं? भामा, दंडी। और ये भी बात याद रखना कि ये अलंकारवादी थे। क्या थे? अलंकारवादी। इसका मतलब क्या है अलंकारवादी का? कि इनकी रचनाओं में अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है। ये मानते थे कि यदि किसी रचना के अंदर अलंकार ही नहीं है तो वो रचना ही सुंदर नहीं है। तो इस प्रकार से इनको अलंकारवादी भी कहा जाता है। इसके बाद इनकी बात आती है कि केशवदास की रचनाएं कौन सी थी। तो अब अपने बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो रचनाओं के अंतर्गत सबसे पहले हमने लिखी, अभी आपके सामने मैंने लिखी थी, कौन सी? कवि प्रिया। कवि प्रिया में किसका उल्लेख था? केशवदास जी के वंशजों का उल्लेख किया है कवि प्रिया में। इसके बाद कौन सी है? रसिक प्रिया। कौन सी? रसिक प्रिया। इसके बाद रामचंद्रिका। आज हम रामचंद्रिका में से ही पढ़ने वाले हैं। तो रामचंद्रिका भी इनकी क्या है? एक रचना है। तो ये जो तीन रचनाएं हैं, इनकी वजह से केशवदास जी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। कौन सी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। तो याद रखना है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, आसान सा ही है। इसके बाद देखते हैं इनकी और रचनाएं भी थी। कौन सी रचनाएं? मुक्तक रचनाएं। मुक्तक रचनाएं। मुक्तक रचनाओं में कौन कौन सी रचनाएं थी? रतन बावनी। अब देखिए नाम से रतन बावनी, अपने रतन सेन पढ़ा था ना, तो रतन सेन के बारे में थी। नाम से पता चल रहा है रतन बावनी किन के बारे में थी? रतन सेन के बारे में थी। इसके अलावा विज्ञान गीता, इसके छंदों, जितने भी प्रकार के छंद हैं उन सब का वर्णन भी किया है। इसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका।
ये भी एक इनकी रचना है। उसके बाद है इनकी मुक्तक रचनाएं हमने लिख ली हैं। अब लिखिए प्रबंधात्मक रचनाएं। प्रबंधात्मक रचनाएं कौन सी हैं? प्रबंधात्मक रचनाएं, तो उसमें आपको एक नाम बहुत ज्यादा याद रखना है। कौन सा? जो हमने अभी पहले लिखा था, कौन? वीर देव सिंह चरित। वीर देव सिंह चरित, ये इनकी कैसी रचना है? प्रबंधात्मक रचना है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा एक बताया गया है, लाला भगवान दीन ने इनकी एक रचना बताई है। लाला भगवान दीन, इन्होंने इनकी एक रचना बताई है। वो कौन सी है? नख सिख। ये इनकी रचना किसने बताई है भाई? लाला भगवान दीन ने बताई है। तो ध्यान रखना, हमने इनकी रचनाओं के बारे में, जो इनकी रचनाएं वैसे वो बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। तो केशवदास जी के बारे में हमने परिचय प्राप्त कर लिया है। अब अपने बढ़ेंगे, अपनी जो कविता है, पहली कविता है, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए अपने चलते हैं, पहली कविता है जो उसको लेकर। तो देखिए हमारी जो रचनाएं हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य आप जानते हो, बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत। और रामचंद्रिका अभी हमने लिखा, रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना? केशवदास जी की, और बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो केशवदास उनकी रचना है, जिसके बारे में आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए टॉपिक में हमारा जो सबसे पहला है उसमें सरस्वती वंदना है। इनकी रचना इन्होंने शुरुआत की है सरस्वती वंदना गणेश वंदना से। तो हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? सरस्वती वंदना पढ़ रहे हैं। तो आप सब लोग जब इस रचना की व्याख्या करोगे, जब व्याख्या सुनोगे मेरे द्वारा करवाई गई, तो आप कॉपी के ऊपर नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं सबसे पहले इसकी व्याख्या करवा रहा हूं, साथ में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ भी लिखूंगा। तो आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। अब आपके सामने हमने जो सरस्वती वंदना जो कविता है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसको आपके सामने पेश किया है, ताकि आप लोग भी देख सको, और देखने के बाद आप उसका साथ साथ अध्ययन कर सको, साथ साथ उसकी व्याख्या भी समझ सको। तो अपने प्रारंभ करते हैं सरस्वती वंदना से, जो इनकी पहली रचना है। देखिए, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कोहो दो उदार कौन की भई। तो अपने दो दो लाइनों की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, इन्होंने सरस्वती वंदना की है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग के अंतर्गत आप क्या लिखोगे? आप ये लिखोगे कि यह जो रचना है सरस्वती वंदना, जो रचना है केशवदास, जो कि आचार्य केशवदास के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई रचना है, जो कि रामचंद्रिका से संग्रहित की गई है या फिर ली गई है। इस रचना के अंतर्गत सरस्वती वंदना जो रचना है, इसके अंतर्गत केशवदास जी ने अपनी रचनाएं लिखने से पहले मां सरस्वती जी की क्या की है? वंदना की है। तो प्रसंग के अंतर्गत हम ये बताते हैं कि जो रचना है वो किससे जुड़ी हुई है और उसके अंतर्गत क्या बताया गया है। तो ये आप किस में लिखोगे? जो भी मैंने बताई है, प्रसंग में लिखोगे। देखिए जो बातें मैं बोल रहा हूं, पोज करके आप नोट कर लीजिएगा और व्याख्या कंप्लीट आप लिख लीजिएगा। तो चलिए हम पहली दो लाइनों की व्याख्या करते हैं, उसके बाद आप क्या लिखते हो? व्याख्या लिखते हो। यानी कि इनकी हम क्या करेंगे? अभी व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या क्या है? बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए। बानी जगरानी किसको कहा गया है? मां सरस्वती के लिए आया है। किसके लिए आया है? मां सरस्वती। तो बानी जगरानी, बानी की माता या बानी की देवी कौन? मां सरस्वती। केशवदास जी क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, कि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं बानी की जगरानी यानी बानी की जो देवी है मां सरस्वती, उसकी उदारता का क्या कर सकूं? बखानी यानी बखान कर सकूं। बखान का मतलब वर्णन कर सकूं। केशवदास जी अपने आप को असमर्थ बताते हैं कि मां सरस्वती की उदारता का बखान मैं कर सकूं, इतनी मेरे में सामर्थ्य नहीं है। ऐसी मति, कहां से पता चल रहा है? ऐसी मति कहो दो उदार कौन की भई। और ये कह रहे हैं कि ऐसी मति, मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि।
मति का मतलब क्या होता है? बुद्धि। ऐसी बुद्धि कहो दो, ऐसी बुद्धि किसके पास है? उदार कौन की बेई। और इतनी उदारता बुद्धि वाला कौन हो सकता है जो माँ सरस्वती की उदारता का बखान या वर्णन कर सके। कहने का मतलब उनकी जो, अर्थात हम कह सकते हैं उनकी जो महिमा है माँ सरस्वती जी की, वो क्या है? अपरंपार है, जो कही नहीं जा सकती है। आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट जो लाइनें उनकी व्याख्या करने के लिए। तो आगे देखिए, हमने पढ़ा 2 लाइनों की व्याख्या होगी अपनी। इसके बाद लिखा है कि देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तृप वृद्ध कही कही हारे सब कही ने कहूं ले। तो आगे केशवदास जी क्या कह रहे हैं कि देवता मां सरस्वती जी की जो, मां सरस्वती जी की जो महिमा है उसका बखान सिद्ध, जो प्रसिद्ध सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। आपने सुना होगा ना सिद्धि प्राप्त करने वाले, तो प्रसिद्ध सिद्ध होते हैं जो ऋषि राज और तप वृद्ध, जो तपस्या करते हैं। इन सब ने भी उनकी महिमा का बखान करना चाहा। कही कही हारे सब, पर सभी क्या हो गए? कही कही मतलब कह कर यानी वर्णन करके क्या हो गए? सब क्या हो गए? हम ये कह सकते हैं कि उनसे भी इनकी जो महिमा का गुणगान पूरा नहीं किया गया। कहीं ने कहू ले, इसका मतलब है किसी से भी इनकी महिमा का वर्णन पूर्ण नहीं हुआ। किन से नहीं हुआ? देवताओं से, प्रसिद्ध सिद्धियों से, ऋषियों से, और जो तपस्वी होते हैं उनसे भी इनकी महिमा का बखान नहीं हुआ। आगे क्या है? भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास कहूं ना बखानी कहूं पे गई। आगे क्या कह रहे हैं कि भावी भूत वर्तमान, देखिए ये 3 शब्द हैं। भावी क्या होता है? भविष्य। भूत यानी भूतकाल, वर्तमान यानी वर्तमान काल। तो कह रहे हैं कि भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल जगत बखानक है। इनकी महिमा का वर्णन भविष्य में भी होगा, भूतकाल में भी हुआ है, और वर्तमान में भी। जगत क्या? जगत कौन? संसार। वर्तमान में भी क्या है? संसार इनका बखान कर रहा है। तो क्या? केशवदास केहू ना बखानी काहू पे गई। फिर भी केशवदास क्या कह रहे हैं? केशवदास कह रहे हैं केशवदास कहू ना बखानी काहू पे गई, कि फिर भी केशवदास कहते हैं किसी से भी इसका बखानी यानी वर्णन पूरा नहीं हुआ। किसी से भी इसका वर्णन पूरा नहीं हुआ, यानी भविष्य में भी होगा बखान, भूतकाल में किया गया, वर्तमान में भी किया जा रहा है संसार के द्वारा। लेकिन केशवदास कहू ना बखानी कहू पे गई। केशवदास कहते हैं कि इनका बखान फिर भी पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये अपनी 2 लाइनें थी आगे वाली, जो हमने 4 लाइनों की व्याख्या और कर ली है। आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट। 2 लाइनें लास्ट वाली हैं, तो उनको भी आप देखिए। लास्ट में देखो क्या कह रहे हैं? वर्णे पति 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नहीं। तो अंत में क्या कह रहे हैं केशवदास जी? केशवदास जी ये कह रहे हैं कि वर्णे पति 4 मुख, पति 4 मुख यानी कि जिन्होंने वर्णन किया है। 4 मुख वाले कौन है भाई? ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जिनके मुख से वर्णन निकलते हैं, वर्णे पति 4 मुख, 4 मुखों वाले जो ब्रह्मा हैं। पूत वर्णे उनके पुत्र, 5 मुख वाले उनके पुत्र। नाती वर्णे 6 मुख उनके नाती, जिनके 6 मुख वाले। तदपि नहीं, उन्होंने भी इनका वर्णन करना चाहा, लेकिन इनकी महिमा तदपि फिर भी इनकी महिमा क्या थी? नई से नई महिमा इनकी हो रही थी। तो अंत में केशवदास जी ने ये कहा कि ब्रह्मा जी ने, उनके पुत्रों ने और उनके नातियों ने भी इनकी महिमा का गुणगान करना चाहा, लेकिन वो भी इनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सके, क्योंकि इनकी महिमा तो दिनों दिन क्या होती जा रही है? नई से नई होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये अपनी क्या थी? व्याख्या थी। पहली जो कविता थी सरस्वती वंदना की, इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद व्याख्या लिखनी है। जब एग्जाम में आएगी आपके व्याख्या, तो पहले प्रसंग लिखिएगा, उसके बाद व्याख्या लिखिएगा, और उसके बाद आपको क्या लिखना है? विशेष। विशेष के अंतर्गत हमने क्या लिखते हैं? विशेष के अंतर्गत की कविता में क्या बताया गया है? पहला पॉइंट ये होगा कि कविता के अंतर्गत
कवि केशवदास जी ने या आचार्य केशवदास जी ने सरस्वती माता की महिमा का गुणगान किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इसकी भाषा कौन सी थी। भाषा मैंने बताया केशवदास जी ने किस भाषा का प्रयोग किया था, ब्रिज भाषा का प्रयोग किया था। तो इसकी भाषा कौन सी थी, ब्रिज भाषा थी। फिर आप ये कह सकते हो कि इसमें सरस्वती माता की महिमा का जो वर्णन है वो अति बताया गया है, यानी कि उनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी बात कही गई है। तो हम विशेष के अंतर्गत 3 या 4 विशेष बताते हैं, जिससे हमारी एक व्याख्या पूर्ण हो जाती है। आप जानते हो कि जो ये एक बुक है, किताब है, इसके अंदर व्याख्याएं आती है, और व्याख्या जो आती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ध्यान से एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, अगर समझ में नहीं आई है तो बार बार देखिएगा, व्याख्या को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप MDM ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ अन्य भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।